भाजपा पे क्या कह रहा हूं कि वो अपने विधायक को कार्य नहीं करने के लिए कहते हैं, क्योंकि जनता है, जनता को लगेगा कि कल होके कि मैंने ये अवैध तरीके से कमाई की है। ओ, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही बता दूं कि भैया ये मेरी मेहनत की कमाई का पैसा है, जिसके लिए मैं अपनी शौक पूरा करने के लिए गाड़ी लिया हूं। हमारे आप कहीं भी देख लीजिए, गोपालगंज में सब लोग, किसी मोहल्ले में चले जाइए, किसी कहीं चले जाइए, पूरे जिला भर में कहीं चले जाइए, लोग जल जमाव से परेशान हैं। नाली सही तरीके से कनेक्टेड नहीं है, सही तरीके से साफ सुथरा नहीं है। उन्होंने जनता के बारे में सोचा, गोपालगंज में मॉडल अस्पताल दिया ताकि लोगों का यहाँ इलाज हो सके। उन्होंने थावे का सौंदर्यीकरण किया ताकि वहां पर्यटन आ सके, पर्यटन आएगा तो पूरे गोपालगंज का विकास होगा। मेडिकल कॉलेज का नींव दिया ताकि यहाँ पे बच्चे पढ़ सके। हमारे कॉल सेंटर पे कॉल फोन करके वो हमारे कार्यकर्ता को बुला सकते हैं। देखिए वही बोलते हैं कि अब नकल ही करना था तो पूरा कर लेते भाई, आधा अधूरा करने की क्या जरूरत है, 200 ही दे देते हैं। 125 देने से क्या फायदा था, कोई फायदा नहीं था। अगली बार मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज रहा हूं, और आप लोगों से भी आग्रह है, जो भी आपके हैं, उन अपने बच्चों को, कुछ बच्चों को बोलिए कि सरकारी स्कूल में जाएं। अगर महीने में ये एक दिन जाके केवल अपना 4 घंटा 5 घंटा अस्पताल को दे दें, तो आपको क्या लगता है अस्पताल सुव्यवस्थित नहीं हो जाएगा? और एक बढ़िया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ बना रहा हूं। इसमें भी बड़ा एक बात है, वो भी मैं बताऊंगा। मैं अपने पैसे से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं, कमर्शियल बना रहा हूं। उसमें आपको स्विमिंग से लेके हॉर्स राइडिंग, क्या बोलते हैं, धनुष धनुष बाण से लेके निशानेबाजी से लेके आपको बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, लॉन्ग टेनिस टेबल। अभी तो आ रहे थे आपके यहाँ इंटरव्यू देने के लिए, नाले के अंदर मेरा गाड़ी टूट के, स्लैब टूट के नाले के अंदर चला गया। अब किससे शिकायत करेंगे, भैया मेरा गाड़ी निकालो या मेरा जो नुकसान हुआ है भरपाई करो। दोस्तों नमस्कार। आप लोग जनता जज देख रहे हैं और आज के हमारे अतिथि हैं राजद से व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित गुप्ता जी। मोहित गुप्ता जी, आपका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देर आए दुरुस्त आए। मोहित जी, आपसे जानना है कि आप एक संपन्न परिवार से हैं, एक सफल व्यवसायी हैं, राजनीति में आने का आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, राजनीति में आने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि जब हम लोग की परिवार शुरू से पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई रही है, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से रही है, लेकिन राजनीति में जब 17 माह का मैंने तेजस्वी जी का कार्यकाल देखा, उस कार्यकाल में मुझे इतना अच्छा लगा उनका कार्य जो उन्होंने 17 माह में किया। जिस हिसाब से उन्होंने गोपालगंज के लिए जो काम किया, सबसे पहला मॉडल अस्पताल दिया, दूसरा उन्होंने यहाँ पे आपको मेडिकल कॉलेज की सिक्योरिटी दी, तीसरा उन्होंने थावे के सौंदर्यीकरण के लिए, थावे जो हम लोग का पर्यटन स्थल है, जो दुर्गा माँ का स्थल है, उसके सौंदर्यीकरण के लिए उन्होंने फंड पास कराया, उसका पूरा सौंदर्यीकरण का उन्होंने मैप तैयार किया जब वो पर्यटन के मॉडल पे काम कर रहे थे। इन तीनों कामों को देखते हुए, साथ साथ उनको बहुत ज्यादा अस्पताल में जाके रात रात में देखना, उनका सडन निरीक्षण करना, अचानक से जाके अस्पताल में जांच करना, उस समय डॉक्टर लोग को सस्पेंड करना जो उपस्थित नहीं रहते थे। इन्हीं सब कार्यों को देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, तेजस्वी जी एक ऐसे युवा हैं जो बिहार को लीड कर सकते हैं, बिहार को एक अच्छा प्रदेश बना सकते हैं। इसी को देख के मैंने राजनीति ज्वाइन किया। तो आपने कहा कि आपके परिवार से लोग हमेशा राजनीति से जुड़े रहे और तेजस्वी जी का कार्यकाल इधर से देखा आपने, तब जुड़ा हुआ आपका, यानी कि राजनीति में आपका तुरंत का ज्वाइनिंग है? जी जी। और मतलब किसी बैनर तले पहली बार मेरी ज्वाइनिंग है, हम लोगों की ज्वाइनिंग है। बाकी हम लोग का परिवार हमेशा किसी न जो भी राजनीति पार्टी रहा है, कनेक्शन है। बिजनेसमैन है तो ऑब्वियसली बिजनेसमैन का सभी लोगों से कनेक्शन रहता ही है, तो कनेक्टेड रहे लोग। राजनीति से संबंध रखने वाले चुनाव आने के समय नेताजी लोग चारों ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं। उन्हीं क्रम में मोहित जी भी आजकल दिखाई दे रहे हैं, हर जगह हर तबके में गरीबों के बीच आप जा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारा आपसे प्रश्न है कि मोहित जी आज चुनाव से पहले हर काम अग्रसर रह रहे हैं, चुनाव में टिकट मिलती है तो आप चुनाव लड़ेंगे राजद से? बिल्कुल बिल्कुल लड़ेंगे। अगर क्या टिकट दुर्भाग्यवश आपको नहीं मिलता है या जो भी होता है, क्या आप चुनाव के बाद भी जनता के बीच ऐसे ही जाएंगे या चुनाव तक ही ये कार्यक्रम चलेगा? ये आज ही हम लोग की टीम के बीच लोगों से डिस्कशन चल रहा था कि अगर मान लीजिए पार्टी का जैसा आदेश होता है, टिकट मिले ना मिले जो भी है, यहाँ तो टिकट मिलने के बाद, जीतने के बाद
टिकट प्रत्याशी होने के बाद भी लोग जनता के बीच नहीं जाते हैं। जो हम लोगों ने जननायक चुना हुआ है, जो जनप्रतिनिधि चुना हुआ है, गोपालगंज में एक ही जनप्रतिनिधि नहीं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, वो चुनाव के समय ही केवल दिखते हैं। हम लोग तो चलिए एक तरह से सेवक के रूप में, पार्टी के सेवक के रूप में आए हैं, लेकिन बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं वो केवल चुनाव के समय में दिखते हैं। लेकिन आज हम लोग बैठे थे अपने टीम के अपने लोगों से, डिस्कशन चल रहा था कि मेरा, कि अगर हो चाहे ना हो, महीने में हर 10वें दिन जनता के बीच में जाएंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे। और एक हम लोग टीम बनी हुई है, जो भी आपको सरकारी काम में बाधाएं आ रही है, उस बाधा में आने के लिए वो टीम आपको हमेशा, जैसे खाना होम डिलीवरी होता है, वैसे लोग आपके घर पे जाएंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे। और मेरे रहने और नहीं रहने से कोई मतलब नहीं है, ये कार्य होता रहेगा। नहीं, आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं सर, तो इसलिए आपकी इस बात को बाद में रिपीट भी किया जाएगा अगर इसमें इधर उधर होता है। आज के डेट में, पहले प्रिंट मीडिया हुआ करता था, आज के डेट में कैमरा है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या बोलते हैं कि उसको, कि सब कुछ देख रही है। हाँ, तो ये तीसरी आंख है हमारी, और ये सब कुछ देखती है, और ये सच्चाई जो बोलते हैं हम लोग ऑन कैमरा, जो बोलते हैं वो रहता है। नहीं, आपने कहा बातों बातों में कि हम रहे ना रहे, ये कार्य चलता रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन आपको रहना भी है और आपको जनता के बीच जाना भी है। जैसे बहुत क्या होता है ना, कि आप किसी प्रतिनिधि के यहाँ जा रहे हो और बोलिए कि भैया मेरा कार्य है, तो प्रतिनिधि का फोन उठता है, बोलते ना, तो हम तो अभी तो दिल्ली बानी, अभी पटना बानी। तो मेरे पास वैसा कार्यक्रम कुछ नहीं है। मेरा ऑफिस रहेगा, वहां लोग जाएंगे, अपनी समस्याओं को बताएंगे। अगर वो किसी तरह से असमर्थ हैं, तो हमारे कॉल सेंटर पे कॉल फोन करके वो हमारे कार्यकर्ता को बुला सकते हैं, और वहां जाके अपनी समस्याओं का जो भी निदान है वो पा सकते हैं। अच्छा मोहित जी, पिछले 20 वर्षों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीतते रहे हैं। बिल्कुल। उनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट रहते हैं? कार्य और काल जी, पिछले एक इंटरव्यू मैंने बोला था, कार्य तो हुआ नहीं और काल हम लोग के लिए बन गया। कार्य हुआ नहीं, काल बन गया। ऑब्वियसली आप शहर के हालात देख रहे हैं, शिक्षा के हालात देख रहे हैं, सुरक्षा की हालात देख रहे हैं, स्वास्थ्य की हालात देख रहे हैं। मैं किसी विधायक पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, ये मैं भाजपा पे कह रहा हूं कि वो अपने विधायक को कार्य नहीं करने के लिए कहते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है, कार्य नहीं करने के लिए कहते जो हैं। इतनी बड़ी, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं लोग कि हम विश्व की क्या सबसे बड़ा पार्टी है, संगठन टाइप का कुछ बोलते हैं, और आपका विधायक कोई काम नहीं करे, तो इसका जवाबदेही किसकी होती है? सबसे बड़े पार्टी की होती है, जो बोलती है कि विश्व के सबसे बड़े पार्टी है, कार्य हो नहीं रहा है, हमारे लिए 20 साल से काल बना हुआ है, और बोलते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। एक बात हमको ये बताइए, यदि ये पार्टी भाजपा इतनी ही बुरी होती तो जनता ने लोकसभा में उसे तीसरी बार और यहाँ के विधायक को लगातार 5वीं बार जिताया, ये संभव कैसे हो पाया? देखिए, अब जिताया और न जिताया, जैसे पिछली बार जो हमारी सरकार नहीं बन पाई थी, वो कुछ चंद हजार वोटों के कारण से हमारी सरकार स्टेट में नहीं बन पाई थी, प्रदेश में नहीं बन पाई थी। अब वो 16,000 वोट कहीं हम 500 से हराए गए जानबूझ के। अब भोरे विधानसभा देख लीजिए, पहले जीत डिक्लेयर हो गई, फिर हमें हरा दिया गया। गोपालगंज में 1500 वोट से हार गए। ऐसे कम से कम 25 से 30 जगहों पे हैं जहां हम 500 से 1000 वोट के डिफरेंस से हारे। तो परसेंटेज ऑफ वोट देखिएगा तो आप हम कहां से हार गए? मोहित जी, मेरा प्रश्न था कि अगर लोकसभा में तीसरी बार जीता और फिर से इस गोपालगंज के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो 5वीं बार ये जीत हुई है इनकी, भाजपा के प्रत्याशी की, और एक ही परिवार से 5 बार लोग विधायक बने हैं। इतना अगर बुरा ही रहता तो क्या जनता बेवकूफ है जो इनको चुनाव में सपोर्ट करती रहती है? बता, उसका एक बड़ा अच्छा चीज है, भाजपा जो करती है राजनीति, वो डर का राजनीति करती है, भय का राजनीति करती है, जातिवाद का राजनीति करती है। भय का क्या? 20 साल मोदी जी जाते हैं गुजरात में, या देश के गद्दी पे बैठे हुए हैं, तो वो 20 साल आगे की बात करते हैं, ना कि 20 साल पीछे की बात करते हैं। बिल्कुल, वो बोलते हैं कि हम 20 साल बाद की इतने ट्रिलियन की जीपीडी इकोनॉमी हो जाएगी हमारी। आज के डेट में एलन मास्क 20 साल बाद की बात करते हैं कि मार्स पे जाके हम घर बनाएंगे। तो हमारे बिहार में जब कोई आता है बाहर से नेता, तो वो 20 साल पहले की क्यों बात करता है, 20 साल आगे की क्यों नहीं बात करता है, या 20 साल का कार्य की क्यों नहीं बात करता है? आते हैं, अभी आए थे, 11 साल की बात किए थे, बिहार में क्या हुआ उसकी बात नहीं किए थे। लेकिन
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, तो 11 साल जो कार्य किए भारत में, उसकी बात की है, क्योंकि बिहार में 20 साल में कुछ कार्य हुआ नहीं है, तो बात तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन वही हमारे प्रधानमंत्री जी अगर गुजरात जाते हैं तो वो गिनाते हैं कि उन्होंने गुजरात में क्या क्या कार्य किया है 11 साल में। जी, आप उठा लीजिएगा उनका इंटरव्यू और देख लीजिएगा कि हमारे बिहार में आते हैं तो 20 साल पहले क्या था उसको गिनाते हैं। लेकिन वही अब वो बोलते हैं कि जंगल राज था, ये होता था, वो होता था, हत्याएं होती थी। आज का आप परसेंटेज उठा लीजिए, हालांकि गलत उसमें भी नहीं था, कैसे गलती थी। था? आप लोग देखिए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, तभी तो बोल रहे हैं ना। आप लोगों को हमेशा नंबर्स पे बात करनी चाहिए, परसेंटेज पे बात करनी चाहिए। ग्राफ उठाइए, क्राइम ग्राफ उठाइए, उस समय का क्राइम ग्राफ उठाइए, आज का क्राइम का ग्राफ उठाइए। क्या गोपालगंज में कोई न्यूज चैनल उठा लीजिए, आपको लगता नहीं कि हर दिन सड़क पे किसी ना किसी की मृत्यु होती है? मृत्यु हर दिन गोपालगंज जिले में एक होती है। वो क्यों होती है? वो प्रशासन, सुरक्षा और इलाज, चिकित्सा, ये सब न होने के कारण से होती है। आप उठा लीजिए, हर दिन कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट में कोई ना कोई मरता है, अस्पताल में चले जाइए, कोई ना कोई किसी ना किसी, तो हर दिन एक ना एक किसी ना किसी रूप से, अगर सड़क पे गड्ढा है, अगर कोई मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ, तो अगर उसका शर्ट फूटता है, उसको चोट लगती है, उसकी मृत्यु होती है, तो ये पूरी जिम्मेदारी उस एनएचआई की होनी चाहिए, क्योंकि उसका पैसा उसने रोड टैक्स के रूप में दिया है। किसी के खुद के कारण मिस्टेक हो जाए, लेफ्ट के बजाय राइट में चलने लगे तो एक्सीडेंट हो, उसका भी एनएचआई जिम्मेवार है। अब इतनी देखिए, अब अपवाद जिंदगी में हर चीज की होती है। अपवाद पे बात हम ना करें, हम बेस पे बात करें। हाँ, मैक्सिमम बेस पे बात करते। अपवाद तो बहुत, हर चीज में, हर चीज का अपवाद का बात ना करें। जी, जी। आप जाइए अस्पताल में जाके देखिए, नहीं मृत्यु हो रही है तो बता दीजिए आप, बिना सुरक्षा, बिना इलाज के, बिना चिकित्सा के। सर, भाजपा की जीत का कारण क्या है? बता तो, झूठ, भय और डर। मैं एक बढ़िया फैमिली से आता हूँ, आज भी डराया जाता है कि 20 साल पहले थे। अरे भैया, हम बिजनेसमैन 20 साल आगे की सोचते हैं। तो फिर ये बात जनता को समझ में क्यों नहीं आती? अब समझ में आ रही है। साल आप लोगों में तो कमी है ना। नहीं, आप लोगों में कमी है। आप विपक्ष में रहते हुए आप जनता को मोटिवेट क्यों नहीं कर पाते हैं कि 20 साल पहले की बात तो हम लोग अब 16,000 की 20,000 कुछ चंद वोटों से हारे हैं। 1700 समथिंग वोट से आप लोग आ रहे हैं। नहीं, हर पूरे बिहार में हम लोग की जो सरकार नहीं बनी थी, वो कुछ चंद वोटों के कारण से नहीं बनी थी। वो इस बार हम लोग भरपाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? और मजबूती से लड़ रहे हैं इस बार। बार प्रश्न से हट जा रहे हैं सर, क्यों जीतती है आप? डर भय, आखिर क्यों डर भय? किससे डर भय? नहीं, डर भय नहीं। देखिए, एक और चीज, जिसकी सत्ता होती है वो बहुत तरह से बहुत चीजों को मैनेज करता है। अब जीतती है हारती है, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ये डिसाइड करने वाले हम तो है नहीं, जनता हमें वोट जब। आप क्यों हार गए थे? जब आपकी बात मतलब राजद, उस समय मैं आरजेडी में नहीं था, लेकिन आज आरजेडी में हूं, और गोपालगंज की सीट आज के डेट में सबसे मजबूत है। इतनी मजबूत है कि भाजपा वाले प्रचार करने लायक भी नहीं है, और ना वो क्षेत्र में जा पा रहे हैं। बता तो रहे हैं, हमारी पार्टी गोपालगंज, आप सर्वे करा के देख लीजिए, गोपालगंज में जितना मजबूत हमारी पार्टी है, उतना कोई पार्टी मजबूत नहीं है। ये ताल ठोक के मैं कहता हूँ। कुछ देर पहले कहा आपने कि उस समय हम राजद में नहीं, कहाँ थे? मैं स्वतंत्र था, किसी पार्टी में नहीं था। मतलब किसी पार्टी में नहीं थे? किसी पार्टी में नहीं थे हम। मेरे होटल में पूरा आरजेडी की टीम रुकी हुई थी। आपके होटल में जन सुराज की गाड़ियां हमेशा लगी रहती हैं, क्या दोनों में साठ-गांठ है? अब ये बताइए कि मेरा दुकान है, और दुकान से कोई ग्राहक कुछ सामान खरीदने आता है, तो मैं पार्टी देखूंगा कि पैसा देखूंगा? नहीं, मतलब बात है जन सुराज, आपका स्कूल है, कहीं जन सुराज का और गोपालगंज में तालमेल? जन सुराज वाले मेरे होटल में रुकते हैं, हम उनको अच्छी सर्विस देते हैं, तो मेरे होटल में रुके हुए हैं। मेरे होटल में बहुत सारे लोग रुकते हैं। मेरे होटल में भाजपा का भी कार्यक्रम होता है। मैं, बिजनेस है वो मेरा, और बिजनेस और पॉलिटिक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या एक ही विधानसभा में दो पक्ष नहीं बैठते हैं? क्यों दोनों को अलग अलग पक्ष में डालना चाहिए? दोनों के लिए अलग अलग विधानसभा होना चाहिए। एक ही कैंटीन में बैठ के दोनों खाना खाते हैं तो वो ठीक है? नहीं, क्योंकि नेताओं की अपनी लॉबी है। ये कितना भी, आप भी अगर एमएलए बन जाएंगे तो आपके यहाँ भाजपा वाले पहुंचेंगे, भाजपा वाले के यहाँ आप पहुंचेंगे। देखिए, ये तथ्य है। जनता केवल बेवकूफ बनाई जाती है। प्रधानमंत्री भाजपा और आरजेडी का नहीं, प्रधानमंत्री देश के होते हैं। बेशक होते हैं। वो मेरे प्रधानमंत्री, हमको लिखना होगा तो आप थोड़ी लिखेंगे कि फलाना प्रधानमंत्री हमारे भाजपा से हैं। वो प्रधानमंत्री हैं, माननीय हैं, तो वो चीज नहीं है। बाकी मोहित जी, आपसे जानना है कि भाजपा हमेशा अपना सवर्णों को और वैश्य समुदाय को अपना कैडर वोट मानती है, काम करते हैं, कैडर वोट मानती है सवर्णों को और वैश्य संप्रदाय को। आप बताइए सर, वैश्य समुदाय के लोग
आप खुद वैश्य समुदाय से बिलोंग करते हैं और आप कह रहे हैं कि सबसे मजबूत स्थिति राजद की है, तो क्या वैश्य समुदाय भाजपा के साथ नहीं है? बिल्कुल क्या नहीं उनका है। कथन, उसका कारण क्या है? क्या बिल्कुल नहीं वैश्य है। समुदाय अब भाजपा के साथ नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अब उसका कारण बताते हैं। आरजेडी ने जितनी भागीदारी वैश्य समाज को दिया है अपने पार्टी में, उतना भाजपा कभी नहीं देती है। जितने एमपी को उन्होंने लड़ाया है उतना भाजपा कभी नहीं लड़ाती है। तो वैश्य केवल झंडा ढोने के लिए तो है नहीं, सबसे चतुर है भैया, सबको बिजनेस कर रहा है, पैसे कमा रहा है। तो वो अब ये झंडा ढोने वाला काम वैश्य नहीं करेगा। आप भागीदारी दीजिएगा तो हम भविष्य में भागीदारी हमें आरजेडी दे रही है, हम आरजेडी के साथ है। मतलब आपका कहना जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं यही कर रहे। बात? नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ, उसके आपको हिसाब चांस से ज्यादा देना है ना भाजपा वाले? सक्षम लोगों को सॉरी, चांस। देखिए राजद वैसा वाले। देखिए, आरक्षण और बिना आरक्षण वाली बात नहीं करेगी। जिसकी ज्यादा जनसंख्या उसकी भागीदारी सक्षम लोगों की होती है। अगर आप सक्षम हैं, जैसे आपने बोला कि आप सारा चीज से सुव्यवस्थित है, सारे कुछ है, बहुत लोग जिला में पैसे वाले हैं, सब लोग राजनीति नहीं कर पाते हैं। मुझे लगा कि मेरा अब एक पैसा कमा लिया हूं, अब थोड़ा समाज सेवा भी कर लिया जाए, तो मैं राजनीति में आया। तो इसकी चीजें नहीं है कि भाजपा का कौन है कैडर वोट किसी का कोई नहीं होता है। भाई कैडर होता है सर, जैसे कि आप ही लोगों में आप बदल लोग देंगे कंफर्म कैडर मान को। लेते हैं, अरे आप लोग कंफर्म मान लेते हैं एमओआई समीकरण, बदल नहीं। मुस्लिम यादव जिंदाबाद आप लोग का नारा होता है। नहीं नहीं, मेरा नहीं रहा ना। न, आपका मतलब आप अभी तक हियर देयर इज नॉट मोहित गुप्ता, आई हैव इनवाइटेड अ लीडर ऑफ राजद। आज के डेट में हमारे नेता तेजस्वी यादव सीधा बोलते हैं आरजेडी A to Z की पार्टी है, और आप उठा के देख लीजिए। यानी एमओआई समीकरण अब खत्म हो गया? एमओआई समीकरण बेस वोट है। अब अभी आए कहे ना बेस वोट है। देखिए, फिर आपने पार्टी और बेस वोट में अंतर होता है। हर पार्टी का अपना एक कैडर वोट होता है जी, उसका, जो कि उसको वोट वो मिलता है। अभी तो आप कहे कि किसी का कोई कैडर वोट नहीं मैं है। कहाँ बोले कैडर वोट? भाजपा के बारे में बोला है कि भाजपा का अपना कोई वोट नहीं होता है। भाजपा को सीधे 2 मंत्री ऊपर से आते हैं, 2 बड़े नेता ऊपर से आते हैं और बोलते हैं देख लीजिए वहां सेंट्रल में कौन बैठा हुआ है, उसके हिसाब से लोग यहाँ वोट कर देते हैं। अब ऐसा नहीं होने वाला है। बेवकूफ जनता नहीं बनने वाली है, जनता होशियार हो गई। मतलब वैसे समुदाय जो है वह केवल गोपालगंज में बीजेपी के खिलाफ है कि पूरे बिहार में खिलाफ है? पूरे बिहार में खिलाफ है। कहा इतने दिन दिहाड़े दुकान लूटे जा रहे हैं, पूरे बिहार में लूटे जा रहे हैं, क्या नहीं लूटा जा रहा है? नहीं, अधिकतर व्यवसायियों का मैंने पहले भी प्रश्न उठाया था कि पटना में व्यवसायी को सीधे दिन दहाड़े मार दिया जा रहा है। इस पर मोहन गुप्ता जी आए थे, उनसे प्रश्न आपको बहुत सारे ज्वेलरी के शोरूम्स को लूट लिया गया है, बहुत सारे व्यापारियों को लूट लिया गया है। गोपालगंज में व्यापारियों के आए दिन 5 व्यापारियों की महीने में हत्या होती रहती है, तो इसके ऊपर कोई ठोस कदम भी नहीं उठता है। तो बहुत सारी चीजें, व्यवसायी खुश नहीं है। व्यवसायी में वैश्य की बात नहीं कर रहा हूं, व्यवसायी पूरे खुश नहीं है। मैं तो व्यवसायिक प्रकोष्ठ से आता हूं, व्यवसायी पूरे खुश नहीं है भाजपा से। तो व्यवसायी लोग सत्ता परिवर्तन एक और चीज कि मान लीजिए हम भाजपा की बात करें, क्यों हम यहाँ आरजेडी से आए? आप ये पूछिए हमसे कि हम आरजेडी आएगी पार्टी सत्ता में तो क्या करेगी? नहीं, देखिए बात आरजेडी वाले अगर सबसे ज्यादा किसी की बात करते हैं तो मोदी जी की, और मोदी जी सबसे ज्यादा बात करते हैं तो राहुल गांधी की और विपक्षियों की। आजकल ये ट्रेंड चल गया है। तेजस्वी जी नहीं करते हैं। तेजस्वी जी का मैक्सिमम भाषण आप उठा लीजिएगा, अभी केवल वोट चोरी के मामले में बस वो नाम ले रहे हैं। बाकी इसके पहले के जितने भाषण है उसको उठा लीजिएगा, तेजस्वी जी अपने काम के बारे में बोलते हैं, उनका विजन है उसके बारे में बोलते हैं। वो जो 2500 उनका मासिक दे रहे हैं, माँ बहन योजना है, उसके बारे में बात करते हैं। वृद्धा पेंशन के बारे में बात करते हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री है उसके बारे में बात करते हैं। 5 लाख नौकरी के बारे में बात करते हैं। वो केवल विकास की बात करते हैं। नीतीश जी ने तो ऑलरेडी 125 यूनिट बिजली दे दिया फ्री में। अब देखिए, वही बोलते हैं कि अब नकल ही करना था तो पूरा कर लेते भाई, आधा अधूरा करने की क्या जरूरत है? 200 ही दे देते। 125 देने से क्या फायदा था? कोई फायदा नहीं था। मतलब कुछ तो किया उन्होंने, आपके कहने के अनुसार वो लोग किया ना। इसको, इस चीज को प्रोसेस में लाते लाते 2 महीने गुजर जाएगा, तब तक आचार संहिता लग जाएगी, मिलेगा कुछ नहीं, बजाते रह जाएंगे। आपके कहने के अनुसार कि जब ये इलेक्शन वगैरह बीत जाएगा तो फ्री मिला है, 125 यूनिट मिल गया है। देखा नहीं है आप जब शिक्षित आदमी है, देखे नहीं है, तो फिर आप बताइए, जो बिजली पहले हम लोग इस्तेमाल करने के बाद पैसा, आप स्कूल चलाते हैं, हम होटल चलाते हैं, अब जो बिजली पहले हम लोग पैसा आने के बाद बिजली भी पे करते थे, प्रीपेड, अब पोस्टपेड था, करते थे, तो अब प्रीपेड हो गया, तो वो पैसा तो कहीं से व्यवस्था करना पड़ेगा। जी जी जी, वो तो मान लीजिए आपका, मान लीजिए आपके जिलाध्यक्ष आए हुए थे, तो वो स्मार्ट मीटर को चीटर मीटर कह के गए थे। चीटर मीटर है ही वो तो।
लेकिन देखिए, आप भी उसको दोहराएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन हम ये चाहते हैं, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, मेरे पास दोनों ऑप्शन होना चाहिए। मेरे पास पोस्टपेड का भी ऑप्शन होना चाहिए, प्रीपेड का भी ऑप्शन होना चाहिए। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, राजतंत्र में नहीं जी रहे कि यही थोप दिया गया मेरे को तो यही थोपना मेरे लिए काम है। अगर पोस्ट पेड है तो प्रीपेड कैसे होगा? अगर प्रीपेड हो गया तो फिर पोस्ट पेड कैसे होगा? दोनों एक साथ मोबाइल कैसे मोबाइल होगा? आप एक ही नंबर है आपके पास, आप उसको पोस्टपेड प्रीपेड दोनों में कर लेते कि नहीं कर लेते? हाँ, कर लेते हैं। क्या करते कि ये नहीं करते? उसी तरह ये संभव है? क्यों नहीं संभव है? जो चीज आप पहले पोस्टपेड में देते थे, हमको प्रीपेड मीटर नहीं लगवाना, हमको पोस्टपेड ही चाहिए। हम जितना इस्तेमाल करेंगे उतना हम यूज करेंगे। हम बाद में महीना, बहुत लोग कमाने के बाद पैसा देते हैं, हर कोई के पास पैसा बैंक में नहीं रखा हुआ। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गराज वाले लोग हैं, बहुत सारे स्कूल वाले लोग हैं, बहुत सारे छोटे रेस्टोरेंट वाले लोग हैं, छोटे अस्पताल वाले लोग हैं जो कमाते हैं तो खर्चा चलाते हैं। आप पहले ही मुझसे कोई चीज ले रहे हैं, ये तो अनुचित है ना। पहले कहा आप जितना यूज कर रहे हैं उतना ही ले रहे हैं ना? पहले ले रहे हैं। अगर महीने हाँ, भर का पहले मेरा भी ले बिजली रहे बिल 20,000 है तो मुझे 20,000 का पहले रिचार्ज करना पड़ेगा, तो महीने का मेरा हाँ। 20,000 चलेगा। यस। तो 20,000 मुझे ब्याज पे लेना तो पड़ेगा कहीं से। तो क्या अगर आपकी सरकार आती है तो ये बिल्कुल, ये हट प्रावधान जाएगा? में रखूंगा, ये मैं बिल्कुल रखूंगा, हट नहीं जाएगा। ये मेरा अपना सोच, अपना विचार है कि इस चीज को मैं रखूंगा कि इस चीज को सुधार किया जाए। सुधार करने से ही सब चीज ये होता है। मोहित गुप्ता के प्रचार में आजकल एक बहुत ज्यादा मामला आ रहा है सामने कि मोहित जी जब चुनाव में अग्रसर हुए तो डिफेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक जगह तो ऐसा भी देखने आया कि डिफेंडर से सर का इंटरव्यू लिया जा रहा है। क्या डिफेंडर का कोई बड़ा रोल है क्या? नहीं, कोई रोल नहीं है। गाड़ी मुझे 1 साल से लेने का मेरा प्लान था, लेकिन अब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं हम, तो सोचा चुनाव के पहले ले लें, क्योंकि जनता है, जनता को लगेगा कि कल होके कि मैंने ये अवैध तरीके से कमाई की है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही बता दूं कि भैया ये मेरी मेहनत की कमाई का पैसा है, जिसके लिए मैं अपनी शौक पूरा करने के लिए गाड़ी लिया हूं, ना कि कोई पॉलिटिकल मंशा। और ना तो, क्योंकि बाद में इस चीज को लेता तो बहुत तरह के सवाल उठते, बहुत तरह के क्वेश्चन उठते। बहुत जैसे लोग कमाते हैं और पैसा गोपालगंज में न लगा के लखनऊ में और दिल्ली में फ्लैट खरीदते हैं। तो मेरा कुछ ऐसा मंशा नहीं है, जो करना है गोपालगंज में ही करना है, जो कर रहे हैं गोपालगंज में ही कर रहे हैं। लालू जी शिक्षा के बारे में अक्सर बोला करते हैं ना कि शिक्षा बेहतर होना चाहिए, ये है ऐसे। उनके अपने बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाए? देखिए, पढ़ना लिखना ये आदमी का, बहुत सारे आप तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो कि 10वीं पास भी नहीं होते हैं और भैया काम बड़े बड़े कर लेते हैं। आप जितने भी बड़े बड़े इसको उठा लीजिए, क्योंकि उन पे 9वीं फेल का हमेशा एलिगेशन लगता रहता है। छोड़ दीजिए उनकी बात छोड़ दीजिए। आप जितने बड़े बड़े कॉलेज ड्रॉप आउट्स को उठा लीजिए। आप जैसे मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनी की मालिक भी हैं, ऊंचे जगह पे हैं, बहुत सारी कंपनी के मालिक भी हैं जो कि कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। सचिन तेंदुलकर जो कि वर्ल्ड के महान क्रिकेटर हैं, उनकी आप डिग्री उठा लीजिए। आप बहुत सारे क्रिकेटर हैं, उनकी डिग्री उठा लीजिए। महेंद्र सिंह धोनी, बहुत सारे लोग हैं। तो पढ़ाई और बुद्धि, शिक्षा का महत्व उनके फैमिली में नहीं था क्या? क्यों नहीं है? आप शिक्षा, बाकी उनकी बहनें पढ़ी लिखी हैं, उनको नहीं पढ़ना था, उनका रुचि स्पोर्ट्स की तरफ था, वो स्पोर्ट्स खेले। देखिए, इसी रुचि पे डिपेंड करता है। इसी सीट पर जब भाजपा के लोग आए, जब उनसे हमने पूछा कि आप लोग कहते हैं कि उनकी बहनें, तेजस्वी जी की बहनें डॉक्टर नहीं, ये हैं वो हैं, सब लोग पढ़े लिखे बहुत अच्छे जगह पे हैं, तो उन्होंने कहा था हमसे कि क्या सर आपने कभी उनको किसी प्रैक्टिस किसी क्लिनिक में करते देखा है? उन्होंने बताया जैसे कि उनकी डिग्रियां सारी फर्जी हैं। क्या सत्यता है इसमें? एक बात बताइए मुझे, बड़ा छोटा सा लोगों से सवाल पूछिएगा कभी, जैसे आप कह रहे हैं वैसे एमटेक करने या जो भी जो प्रोफेसर का जो एक पढ़ाई करने वाले, जो कि जैसे मान लीजिए मास्टर डिग्री करने वाले, सारे लोग प्रोफेसर हैं? नहीं है। हैं। बहुत लोग शौकिया पढ़ते हैं भाई, बहुत लोग एमबीए करते हैं। मेरा भाई एमबीए करके दुकान में बैठा हुआ है, अब उसको नौकरी करना चाहिए किसी कंपनी में। नहीं, अपना शिक्षा शिक्षा होना जरूरी है, शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित होना जरूरी है। उसके लिए वो नौकरी हम करें कि नहीं करें। लालू यादव जी के बेटियों के पास उनकी शादियां हो गई, उनके पास क्या कमी है? मेरी कजन सिस्टर है, प्रैक्टिस नहीं करती है और गोल्ड मेडलिस्ट रही है पीएमसीएस से। अब इससे बोलिएगा भैया ये कौन सी बात हुई कि आप पढ़ लिख के आप नौकरी नहीं कर रहे हैं? हम पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि मेरी पढ़ाई बेकार चली गई? नहीं, ऐसा। आप पढ़ाई और विकास और अपनी रुचि, ये तीनों अलग अलग चीज है। पढ़ने में मेरा मन नहीं है, मेरा मन खेलने में है। हम खेलेंगे भाई, इतने सारे लोग खेलने से आगे बढ़ गए।
मेरा मन पढ़ने में नहीं है भैया, मेरा मन ड्राइविंग में है। हम F1 के कार रेस बन जाएंगे। खेल की बात आई तो हमको याद आया कि आप एक बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर थे डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रहे हैं, डबल्स में 2 बार रहे हैं जिला से। और आपको खेलते हुए मैदान में हमने देखा है, आप बहुत अच्छा स्मार्ट बालों वाले हुआ करते थे। अगर आपको संयोग से मौका मिलता है यहाँ, तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप क्या करना चाहेंगे? अभी मैं जमीन खरीद रहा हूँ और एक बढ़िया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ बना रहा हूँ। इसमें भी बड़ा एक बात है, वो भी मैं बताऊंगा। मैं अपने पैसे से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, कमर्शियल बना रहा हूँ। उसमें आपको स्विमिंग से लेके हॉर्स राइडिंग, क्या बोलते हैं, धनुष बाण से लेके निशानेबाजी से लेके आपको बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, लॉन्ग टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट, ये सारा कुछ उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर रहेगा। लेकिन जैसा कि मैं एक अभी कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूं, मैं कोई विधायक नहीं हूं, लेकिन अगर ये बनता हूं तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट की तरफ से भी, मेरे तरफ से 5 साल के अंदर रहेगा, कि ताकि वहां पे गरीब बच्चे भी जाके उस चीजों की ट्रेनिंग ले सके, उसके लिए प्रॉपर टीचर्स रहेंगे। तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मेरे अंदर बहुत दिन से दिमाग में चल रहा है और बहुत बार मैं इस बारे में सोच चुका हूं और जमीन अधिग्रहण करना शुरू कर दी हूं मैं अपने तरीके से और अपने हिसाब से, और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा मैं। ये मेरा बहुत दिन से मन है, क्योंकि मैं बचपन से स्विमिंग करता आया हूं। इस चीज की मुझे कमी है, मुझे शूटिंग का बड़ा मन करता है, लेकिन यहाँ कोई शूटिंग पॉइंट नहीं है। तो ये सब चीज मुझे बड़ा मन करता है, ये मैं बनाऊंगा, ये 5 साल के अंदर आपको मिल जाएगा। ये मिल जाए, लेकिन आपने पहले ही एक वर्ड बोल दिया कि वो कमर्शियल बनाना है। मैंने फिर उसके बाद भी एक बात बोला, तो उसके बाद बोला कि वो सेकंड ऑप्शन में बोला। हम लोग बिजनेसमैन, टाटा अंबानी और बिरला तो है नहीं कि उसके कोई भी चीज का एक रनिंग कॉस्ट होता है। जी बेशक। उसको मैं ब्याज पे पैसे लूंगा तो बनाऊंगा, उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सरकार के पास वो इन्वेस्टमेंट आता है, बिल्कुल वो आया हुआ है गोपालगंज में, लेकिन बना नहीं रहे यहाँ के लोग। आपके मानने वाले, आपके जानने वाले जो आपको अभी सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो आपको अभी से ना उम्मीद लगाए हैं कि मोहित जी हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे। अगर आपने वो स्पोर्ट्स वाला शुरू किया, आपके उन चाहने वाले और मानने वालों के लिए क्या ऑफर रहेगा वहां, कि वही कमर्शियल? देखिए, नहीं, ऑब्वियसली मेरे अपने लोग तो सारे, गोपालगंज मेरा अपना है, पूरा शहर मेरा अपना है। तो देखिए, जो भी मेरे अपने मानने वाले लोग हैं, उनका तो अपना डिस्काउंट जो रहता है वो तो रहता है, जैसे दुकान पे भी मेरा डिस्काउंट रहता है, ऐसा थोड़ा ना कि नहीं रहता है। लेकिन जैसा मैंने बोला कि मैं अभी उस स्तर पे नहीं पहुंचा हूं कि जो चीज मैं कुछ भी फ्री कर सकूं। फ्री की बात नहीं होती लेकिन है। हाँ, उसमें क्यों नहीं, सबके लिए डिस्काउंट रहेगा। जो गरीब बच्चे हैं जिनको सीखना है, उनके लिए मेरा स्कॉलरशिप भी रहेगा। टैलेंटेड बच्चों के लिए ऑफर रहेगा। जो मान लीजिए जो बच्चा चाहता है कि स्विमिंग करके हम नेशनल में जाए, या हम निशानेबाजी में नेशनल में जाए, तो ऑब्वियसली मेरे लिए, उनके लिए भी ऑप्शंस रहेंगे। उनके लिए मैं स्पोर्ट्समैन का ये व्यवस्था अपने गोपालगंज के लिए रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिकॉज प्रीवियसली यू आर ए वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। ये अच्छे स्पोर्ट्समैन हो चाहे नहीं हो, ये जिला की जरूरत है, ये शहर की मेरी जरूरत है, ये बहुत जरूरत है यहाँ पे लोगों की, क्योंकि स्पोर्ट्स में आज के डेट में अच्छा पैसा है। और बाकी आप किसी भी कंट्री में जाइएगा तो ये हर जगह पे है। अपने यहाँ के एक लाइव एग्जांपल है मुकेश कुमार जी। वो बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, और संयोग की बात है कि उनकी सगाई शायद आप ही के आरती ग्रैंड से हुई थी। उसको काफी गुप्त रखा गया था। गुप्त रखा गया था, लेकिन तो भी बातें होती नहीं है। तो वो मुकेश कुमार एक साक्षात उदाहरण है। वो हमारे स्कूल से कभी क्रिकेट खेले थे, आज देखिए नेशनल इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं। चलिए, तो ये अपने यहाँ के बच्चों में टैलेंट है। अब यहाँ के नेताओं की जरूरत भी बहुत अच्छा खेलता है, शाकिब, वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है। आज नहीं कल वो भी जाएगा ही जाएगा। लेकिन अब ऐसे टैलेंट्स बहुत ज्यादा गोपालगंज से निकल रहे हैं, क्योंकि वैसी व्यवस्था हो गई। जो अभी क्रिकेट जो टूनागिरी चाय जी के जो कैंपस में खुला हुआ है, बहुत अच्छा वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। मेरे बच्चे वहाँ जाते हैं, अच्छा है, काफी अच्छा है। तो अब बच्चे जब सिखाएंगे नहीं। आपके बच्चे इस लायक हो गए हैं कि जाने लायक? हाँ, बच्ची मेरी 10th में है, बेटा मेरा 6th में है। तो अब किसी ने जो आप पर कहा था कि आप अर्जुन रामपाल की तरह दिखते हैं, कहीं से गड़बड़ नहीं है, क्योंकि एक्टर लोग अपना उम्र छुपा लेते हैं। कौन कहेगा कि ये मोहित जी के बच्ची 10th में होगी? बल्कि मेरी शादी एक वैश्य परिवार में होने के कारण से काफी लेट हुआ था, तो भी मेरी बच्ची 10th में है और बेटा मेरा 6th में पढ़ता है, यही पढ़ते हैं मोहित जी। और अगला बार एक और चीज इसमें एक सुधार करूंगा। अगली बार मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज रहा हूँ, और आप लोगों से भी आग्रह है, जो भी आपके हैं, उन अपने बच्चों को, कुछ बच्चों को बोलिए कि सरकारी स्कूल में जाएं। उससे क्या होगा कि उस सरकारी स्कूल की व्यवस्था
दुरुस्त होगी, वहां पे टेबल अच्छे रहेंगे, कुर्सी अच्छी रहेगी, टीचर्स टाइमली आएंगे। क्योंकि हर गांव में अगर 20 परिवार, अपने संपन्न परिवार, अपने बच्चों को उस स्कूल, सरकारी स्कूल में भेजता है, तो वो स्कूल का माहौल बदल जाएगा, वो स्कूल की व्यवस्था बदल जाएगी। क्योंकि वो 20 पेरेंट्स बैठे रहेंगे उस सरकारी स्कूल की व्यवस्था को सुधारने के लिए। हम बचपन में अपने बच्चों को के लिए प्राइवेट स्कूल खोजते हैं, हॉस्टल्स खोजते हैं, लेकिन वही जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम सरकारी संस्थान खोजते हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज हमको सरकारी चाहिए, क्या है भैया, सस्ता पढ़ाई होता है, बढ़िया पढ़ाई होता है। हमें इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी चाहिए, हमको आईपीएस आईएएस करने के लिए सरकारी संस्था चाहिए। लेकिन जब बच्चों को पढ़ाने की बात आती है 10वीं तक, तो हमें प्राइवेट स्कूल चाहिए। तो ये मैं चाहूंगा कि अपने घर से पहल कीजिए। सब चीज सरकार नहीं कर सकती है, पहल लोगों को ही करना पड़ता है। जिस दिन सभी लोग, सरकारी कर्मी खुद, गवर्नमेंट टीचर लोग, गवर्नमेंट के लोग अगर अपने बच्चों को प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में भेजना शुरू करेंगे ना, उसी दिन सर शिक्षा में क्रांति आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। इसका बड़ा छोटा सा काम है, बड़ा आसान सा काम है। 20% आरक्षित कर दीजिए कि अगर आप सरकारी स्कूल से पढ़ के आते हैं, अटेंडेंस आपका फुल रहता है, और आप उनका सारा कुछ डिटेल्स ले लीजिए कि आते हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग, अब तो 2 जगह नाम हो नहीं सकता है, पहले क्या होता था 2 स्कूल में नाम लिखवा लेते थे लोग, प्राइवेट नंबर होने से ये, हाँ, अब बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती। अगर बच्चा आपका सरकारी स्कूल से पढ़ के आता है तो उनको दीजिए आप आगे। ये सद्बुद्धि जो आप में आया कि अब बच्चों को सरकारी में हम अपने भेजेंगे, तो 10th करने के बाद ही क्यों आया, पहले क्यों नहीं? मेरे बच्चा अभी 6ठी में है, 7वीं क्लास में। मैं उसको चाहूँ तो किसी भी इंडिया के बोर्डिंग स्कूल में भेज सकता हूँ। तो आपने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे 10th के बाद? नहीं, अभी 6ठा में है, 7वें में उसको किसी न किसी गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे। 7वें में भेजेंगे तो आपकी बातें नोटिसेबल होंगी, लेकिन अगर 10th करने के बाद भेजने आती है, बल्कि मैं अपना स्कूल खोल भी रहा हूँ, तो भी मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मेरा बच्चा 7वीं स्कूल में, सरकारी स्कूल में जाएगा। चलिए, तब आपका ये इस फैसला का वेलकम है, और मैं चाहूंगा कि लोग ऐसा करें, तभी सुधार होगा। सुधार, सफाई घर से ही करेंगे तो बढ़िया रहेगा। आजकल एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है कि राहुल गांधी बहुत एक्टिव हैं और उन्होंने कहा कि गोपालगंज, पूरे बिहार में जो 65 लाख वोटर के नाम जो काटे गए हैं, उनको वापसी करने के लिए वोटर अधिकार यात्रा वो निकाल रहे हैं, और उसमें तेजस्वी जी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। इसमें आप लोग भी काफी एक्टिव हैं। ये किसी पार्टी, ये महागठबंधन का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे नेता तेजस्वी यादव, हमारे नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, साथ साथ वीआईपी पार्टी के नेता, एनसीपी, बाकी और जो हमारे घटक दल हैं उनके नेता, सारे लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस यात्रा का मूल क्या है? देखिए, जो वोटर अधिकार जो है रैली, ये जो निकला हुआ है, ये इसलिए निकला है क्योंकि जो वोट कटा है वो केवल गरीबों का कटा है। देखिए, कागजात की कमी किसके पास है? जो गरीब में है, जो दूर दराज इलाकों में रह रहे हैं। आप और हम शिक्षित है, हमारे पास 10 की डिग्री है, सारा कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है, ग्रेजुएशन का डिग्री पड़ा हुआ है सबके पास, वो लोग दिखाएंगे उनका वोटर आईडी कार्ड। इसमें जो गरीब, जो हमारे वोटर्स हैं, जो खासकर आरजेडी के वोटर्स हैं, उनका जानबूझ के वोटर आईडी नाम से उसका नाम हटा दिया गया है। ये बहुत ही गलत हुआ है। जो अभी 1 साल पहले इलेक्शन हुआ, उसमें ये सारा कुछ सही था। ये जो चीज है, ये वोटिंग काउंट, जो भी वोटर आईडी कार्ड का जो ये बवाल उठा हुआ, ये इलेक्शन के बाद भी हो सकता था, आराम से हो सकता था, लंबे प्रक्रिया में हो सकता था। अब बिहार में रोजगार नहीं होने के कारण से पलायन इतना ज्यादा है कि बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, उनका वोटर आईडी कार्ड का क्या होगा? बहुत सारे लोग ये हैं जो कि देश से बाहर रहते हैं। वो तो अर्थ के रूप में मजबूत तो अपने बिहार को ही करते हैं, क्योंकि वहां से पैसे तो यहाँ ही भेजते हैं। सर, पैसा नहीं, मैं वोट की अधिकार की बात कर रहा हूँ। वोट के अधिकार और वोटर आईडी कार्ड नहीं बनने से केवल एक वोट का ही अधिकार खत्म नहीं होता है। बहुत सारी चीजें पे हमारे कल के हमारे नागरिकता पे उंगली उठ जाएगी, क्योंकि सरकार बोलती है भैया हम आधार कार्ड को कोई नागरिकता का प्रूफ नहीं मांगते हैं। तो एक ही चीज हमारे यहाँ नागरिकता का प्रूफ है, वो है वोटर आईडी कार्ड। क्या हुआ? तो वोटर आईडी कार्ड बेहतर आधार कार्ड को समझा जाता था, हर चीज में आधार कार्ड मांगा जाता था। लेकिन शुरू से बोला गया था कि ये एक पहचान पत्र है, ये नागरिकता का ये नहीं है। लेकिन वोटर आईडी कार्ड मतलब वोट देने का अधिकार मिल गया कि आप तब नागरिक हैं। तो मान लीजिए नागरिकता का प्रमाण है मेरे वो, अब आप लोगों के नागरिकता का प्रमाण को छीन रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। अब आप क्या छीन रहे हैं? नागरिकता का आधार छीन रहे हैं, क्योंकि आप एक तरह से बोल रहे हैं कि वोटर आईडी कार्ड ही नागरिकता का वैलिड नहीं है, वो
तो वो वैलिड नहीं है, तो फिर तो अपने लोगों का नागरिकता छीन रहे हैं। तो ये आप कंप्लीट, एक तो वोट चोरी भी कर रहे हैं, लोगों का अधिकार भी छीन रहे हैं। तो ये बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसका आप बोल रहे हैं कि घुसपैठ हो रहा है, बहुत सारे लोग मीडिया में ये बोलते हैं वो बोलते हैं। तो भैया सरकार 20 साल से तुम्हारी है और तुम ऐसी बातें बोलते हो, तो वोट चोरी अभी तो हुई नहीं, फिर वोट चोरी की बात कैसे हो रही है? अभी तो हुई अब नहीं, जब वोट देने का अधिकार ही खत्म कर दीजिएगा तो वोट चोरी नहीं तो क्या है? अभी तो हुई नहीं है। अब आप जो 3.5 लाख लोगों का गोपालगंज जिला से नाम काटा गया है, वो क्या है? 3 लाख क्या 10 आप लोग हजार। को लगता है कि आप लोग के संघर्ष से ये वापस हो जाएगा? बिल्कुल वापस होगा। जनता हमारे संघर्ष नहीं, हमारे साथ जनता है, हमारे साथ एक जन सैलाब है। आप हमारे नेता के रैलियों में देख रहे होंगे, उसमें एक बहुत बड़ा जन सैलाब है जो कि हमारे नेता के साथ है, और जनता जनार्दन जो चाहे वो करवा सकती है। बिल्कुल, जनता में इतनी ताकत होती है। लोकतंत्र जनता की ही ताकत होती बिल्कुल। है। लेकिन हम लोकतंत्र में फिलहाल तो जी नहीं रहे हैं। हम लोग कहाँ जी रहे हैं फिर? अब आप ही बताइए। आप अब हम तो जानते लोकतंत्र ही तो हैं। ये नहीं है, अगर जनता बोल रही है भैया हमको ये चीज मान्य नहीं है। आप अच्छा, आप एक चीज बताइए, आप किस तरह से लोकतंत्र में जी रहे हैं? मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। लोकतंत्र में हम जी रहे हैं कि हमको जो अधिकार एक लोकतंत्र में मिलना चाहिए वो सारे अधिकार हमको आज भी हैं। कैसे मतलब हम लोग कोई भी एक चीज बताइए, क्या अधिकार आपके पास? हम आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे? आज आप बोलिए, कल देखिए आज आपकी पार्टी संसद में खड़े होके मोदी जी को वोट चोर गद्दी छोड़ कह रही, क्या ये आजादी नहीं है? फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? कितना भाजपा वालों पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का रेड पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो ये फिर अलग मुद्दा। आपने कहा आप कुछ भी बोलिएगा, कल होके आपके यहाँ पहुंच जाएंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात किए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आज भी है। नहीं है। आप न्यूज चैनल्स को देख लीजिए, कहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है? बहुत सारे पे कुछ बोल लीजिए, आप देख लीजिए, उसका देख लीजिए। आज कुछ आप अगेंस्ट में बोल के देख लीजिए, कल फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका गायब हो जाएगा। अच्छा मोहित जी, क्या गारंटी है कि आज मोहित जी जो बोल रहे हैं कि आरजेडी इज द बेस्ट पार्टी, आरजेडी रहें, क्या कब कौन पलटी मार दे, इसकी कोई गारंटी है? आरजेडी पार्टी बहुत अच्छी है। मैं शुरू में ही आपके इंटरव्यू में बोला है कि मैं तेजस्वी जी की सोच के कारण से पार्टी ज्वाइन किया हूं जी। उनकी जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं उसके कारण से पार्टी ज्वाइन किया हूं। पहले क्या है, बाद में क्या है, अभी उन्होंने जो 17 माह में कार्य किया था उस चीज को देख के मैंने पार्टी को ज्वाइन किया है। उनका कार्य 17 माह में मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने जनता के बारे में सोचा, गोपालगंज में मॉडल अस्पताल दिया ताकि लोगों का यहाँ इलाज हो सके। उन्होंने थावे का सौंदर्यीकरण किया ताकि वहां पर्यटन आ सके, पर्यटन आएगा तो पूरे गोपालगंज का विकास होगा। मेडिकल कॉलेज का नींव दिया ताकि यहाँ पे बच्चे पढ़ सके और उस मेडिकल कॉलेज से कम 5,000 लोगों को रोजगार मिल सके। तो इन सब चीजों को मैंने देख के पार्टी ज्वाइन किया है। मैं बार बार यही बोलता हूं, हर इंटरव्यू में बोलता हूं कि मैं तेजस्वी जी के कार्यकाल को देख के 17 माह के पार्टी को ज्वाइन मैंने किया है। स्वास्थ्य को लेके आपका क्या इरादा है? स्वास्थ्य में बड़ा एक छोटा सा बड़ा आसान सा कार्य है जो किया जा सकता है। जैसे आप अपने स्कूल में डेली आते हैं तो ये सुचारू रूप से चलता है। आप हफ्ते में एक बार आएंगे तो थोड़ा कम सुचारू रूप से चलेगा, महीने में एक बार आएंगे तो थोड़ा सा कम रहेगा, साल भर में एक बार आएंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन 5 साल में एक बार भी नहीं आएंगे तो ये अव्यवस्थित हो जाएगा। वही हालात हमारे अस्पताल का है। अगर हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि हफ्ता छोड़िए महीने में भी जाके एक दिन अस्पताल में बैठ जाए तो सारा व्यवस्था वहां। जनप्रतिनिधि वार्ड पार्षद भी होता है, मुख्य वार्ड पार्षद भी होता है। मेरा उम्मीद एमएलए एमपी इन लोगों से है, क्योंकि ये हमारे गोपालगंज विधानसभा से आते हैं। मतलब हॉस्पिटल में जाके चेक करने की बात आप किन से कह रहे हैं? विधायक से और एमपी से? इन लोग से कह सकते हैं ना। ये हमारे मास वोटर्स जो जनता है उनके सबसे बड़े मास वोटर्स हम वही है, क्योंकि हम तो यहाँ पे चेयरमैन से तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जो जिसका जो अधिकार सीमा है उसी से पूछेंगे ना भाई। हम अगर महीने में ये एक दिन जाके केवल अपना 4 घंटा 5 घंटा अस्पताल को दे दें तो आपको क्या लगता है अस्पताल सुव्यवस्थित नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये बहुत आसान सा छोटा सा काम है। स्वास्थ्य मतलब अपना अपना ड्यूटी सब लोग समझ ले ठीक से। बिल्कुल। अगर हफ्ते में जाके बैठ जाते, इतने तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी माननीय इतने बिजी हैं कि जाके अस्पताल को 10 दिन में 1 घंटा 2 घंटा समय ना दे सके। इतने तो व्यस्त नहीं है, इतना तो मुझे भी दिखता है उनके फेसबुक पोस्टों से और बयानबाजियों से और इन सब कामों से। तो ये करना चाहिए उन लोगों को, थोड़ा सा समाज के बारे में सोचना चाहिए।
जनता के बारे में भी सोचना चाहिए। जनता परेशान है इस सरकार में, 20 साल में कार्य है तो हुआ नहीं, काल से परेशान है। कार्य हुआ नहीं, काल से परेशान है, क्या बात। मोहित जी, जी आप शहर से बिलोंग करते हैं जी बिल्कुल। और शहर में आजकल गाड़ी लेके कहीं भी जा रहे हैं तो बरसात थोड़ी सी हो जा रही है, उसके बाद कहाँ कौन गिरेगा कोई पता नहीं चल रहा है। क्या सुझाव देना चाहेंगे, कैसा होना चाहिए? सर क्या सुझाव तो हम दे नहीं सकते हैं इस चीजों पे, हम तो खुद इस सब चीजों से ग्रसित हैं। मेरा होटल के सामने हर दिन घुटना भर पानी लगा रहता है, तो मेरा व्यवसाय तो नुकसान हो ही रहा है। अब उससे ज्यादा कौन झेल सकता है। मैंने बोला भी वहां पे, बोलिए तो मैं अपने पैसे से ढाल देता हूँ, वो भी नहीं हुआ कि भैया ना आप सरकारी काम में बाधा डाल देंगे। फिर मतलब खुद अच्छा काम करेंगे तो वो भी नहीं करने देना? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप। अगर हम जाके कल अस्पताल में बैठे बोले कि सब अस्पताल में व्यवस्थित होना चाहिए, वहां गाड़ी उठा के हमको बाहर फेंक दे, भैया तुम हो कौन। सही है। तो ये तो हम खुद से कर नहीं सकते सरकारी काम। अभी तो आ रहे थे आपके यहाँ इंटरव्यू देने के लिए, नाले के अंदर मेरा गाड़ी टूट के, स्लैब टूट के नाले के अंदर चला गया। अब किससे शिकायत करेंगे, भैया मेरा गाड़ी निकालो या मेरा जो नुकसान हुआ है भरपाई करो। तो ये जिसको समझना चाहिए वो समझे कि कार्य नहीं हो रहा है, काल चक्र हम लोग के लिए बना हुआ है ये, और बुरा काल चल रहा है। और हमारे, आप कहीं भी देख लीजिए गोपालगंज में, सब लोग किसी मोहल्ले में चले जाइए, किसी कहीं चले जाइए, पूरे जिला भर में कहीं चले जाइए, लोग जल जमाव से परेशान हैं। नाली सही तरीके से कनेक्टेड नहीं है, सही तरीके से साफ सुथरा नहीं है। शहर अब क्या बोला जाए, छोड़िए, बहुत ज्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता है, फिर मतलब मन में विवाद हो जाता है। खतरनाक बातें आ रही है ना? विवाद हो जाता है, विवाद नहीं चाहते हैं अभी हम, लेकिन होना चाहिए लोगों को। हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, जनता के बारे में सोचिए। नहीं सोचिएगा तो ये जनता बहुत बुरी तरह से पलटी मारेगी और आपको पलटा के रख देगी। तो सोचिए और बदलाव के लिए आरजेडी को वोट कीजिए, क्योंकि 20 साल हो गया, 20 साल में सत्ता परिवर्तन जरूरी है। अगर प्रतिनिधि अपना विचार त्याग दी और काम करने लगी तो क्या उसे आप कहेंगे ना कि उसे जीत हो जाना चाहिए अभी से भी? देखिए, मैं शुरू से बोलता हूं कि 100 दिन इस गोपालगंज शहर को सुधारने के लिए बहुत है। 100 दिन, क्योंकि हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास थाना है, हमारे पास अधिकारी हैं, हमारे पास अस्पताल है, हमारे पास डॉक्टर है, हमारे पास सफाई कर्मी है, हमारे पास सड़क है। सारी सुविधाएं अवेलेबल है। व्यवस्थित करने की जरूरत है, उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई पैसा, कोई इन्वेस्टमेंट लगने वाला नहीं है। अगर ये जनप्रतिनिधि अपना ढंग से काम करेंगे तो ये सब कुछ हो सकता है। इसी सब चीज से त्रस्त होकर मैं राजनीति में आया हूं, कि ताकि ये सब चीज जो बिना पैसे के भी होना है वो सुधारा जा सके। अब जाके सदर अस्पताल में जो रेफरल अस्पताल बना हुआ है, उसको तो हम वहां जाके डॉक्टर को नहीं बोलेंगे भैया कि तुम अपना काम सही से करो। बोलेगा कहाँ से पढ़े लिखे, हम सारा डॉक्टर हैं, पढ़े तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तुम जानते हो कि मेरा काम हम जानते हैं। तो ये सब चीज हम नहीं बता सकते। मोहित जी, नौजवानों के यूथ आइकॉन बने हुए हैं, ये हमको दिख रहा है कि सारी, आप जहां भी जाते हैं आपके साथ नौजवानों की टीम रहती है। बुजुर्ग आपसे खफा है क्या? नहीं, बुजुर्ग का देखिए, युवा ही शक्ति है, युवा ही जोश है। आप अपने विद्यालय में प्रिंसिपल जो खोजते हैं वो हमेशा खोजते हैं 35 साल से, 45 साल से, 40 साल से ऊपर। लेकिन जो आप शिक्षक खोजते हैं वो चाहते हैं कि 25, 30, 35 साल का हो। आप युवा खोजते हैं, लेकिन जो आपको गवर्न करने वाला आदमी चाहिए वो आप वृद्ध खोजते हैं, एक्सपीरियंस खोजते हैं। तो युवा जो है वो कार्य करने की क्षमता उसमें ज्यादा है, लेकिन जो वृद्ध हैं, जो हमारे ऊपर, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके अंदर मैनेजमेंट की ताकत ज्यादा है। तो वो मेरे साथ हैं, लेकिन वो कहीं बैठ के मैनेज करते हैं। यानी मोहित जी आपके साथ बुजुर्ग हैं? जी बिल्कुल है मेरे। आप फेसबुक पोस्ट पे जाइए, अभी मैं मैनपुर गया हुआ था, वहाँ सारे बुजुर्ग मेरे साथ थे। इसके पहले मैं आपको वहां गया था छोटे साके के पास भी, वहां पे भी मेरे साथ बुजुर्ग, मेरे काफी सारे जनसभा में लोग साथ में थे। जहां भी मैं जनसभा करता हूँ वहां देखिए मेरे साथ बुजुर्ग हैं। महिलाएं भी हैं, महिलाएं तो हैं, स्मार्टनेस के है, नहीं, ऐसा नहीं है, बात व्यवहार से है। अच्छा। और हैं लोग काफी है, क्योंकि मैं जब 2010 में एक बार जेल गया था तो उस समय काफी लोग मेरे शॉप पे आती थी, बोलती थी कि आपको जेल कैसे चले गए, ये वो। तो उस समय काफी लोगों में ये था। महिलाएं मेरे साथ है, मेरी चाची लोग, सब लोग साथ है। जेल गए थे?
हाँ, एक्चुअली एक मोनिया चौक पे आंदोलन हुआ था बिजली और सड़क को लेके। उसी में मुझे 5 दिन के लिए सजा हुई थी। 5 दिन के लिए मैं जेल गया था। मेरे ऊपर 17 देशद्रोह के आरोप लगाए गए थे, जो कि बाद में सारे वापस लेना पड़ा पुलिस को। उसमें तो गया था मैं उस जेल जाना आंदोलनकारियों का गहना होता है। अच्छी चीजों के लिए जेल जाना कोई बुरी चीज नहीं है, जाना चाहिए जेल। कोई आपको ये थोड़ी ना है, बहुत सारे लोग जेल गए थे। हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी थे सभी जेल गए थे। तो जेल जाना, अगर अच्छे कार्य के लिए आप जेल जा रहे हैं तो कोई बुरी चीज नहीं है। मोहित जी, टैबू नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप हमारे स्टूडियो पे आए, अपना समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे यह है कि आप हमेशा अग्रसर रहें, आगे बढ़ें, और आपकी नौजवान टीम, आपकी बुजुर्ग टीम भी और आपकी महिलाएं टीम भी, सब आपके साथ निरंतर रहे। थैंक यू, ये ईश्वर से कामना है। थैंक यू सो मच।